हेलो दोस्तों, टू द पॉइंट सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 12 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग 11 चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं और लास्ट चैप्टर था हमारा कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो उसी से रिलेटेड हमारा टॉपिक है इंटरनेट, जिसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में मैंने कुछ एनसीईआरटी के फैक्ट भी इंक्लूड किए हुए हैं, क्योंकि एग्जाम में मैंने देखा है कि इस फैक्ट को डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। यानी कि जो लैंग्वेज है, हम लोग इजी लैंग्वेज में पहले समझेंगे, फिर देखेंगे कि एनसीईआरटी में कैसे लिखा हुआ है। और ये 12th क्लास की एनसीईआरटी में एक चैप्टर है नेटवर्किंग वाला, वहीं से इसको मैंने उठाया है फैक्ट को। तो इस वीडियो को देखने से पहले चैप्टर 11 जरूर देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं कुछ रेफरेंस पीछे से लूँगा चैप्टर 11 से। तो वो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तभी ये समझ में आएगा। और इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्किंग से बनते ही बनते हैं। तो आज हम लोग इसको देखेंगे। इसके बाद इसका एक वीडियो और आएगा साइबर सिक्योरिटी वाला। तो साइबर सिक्योरिटी में हम लोग देखेंगे कि वायरस क्या होते हैं और हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए क्या क्या थ्रेट्स हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इंटरनेट के बारे में अच्छे से समझेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंटरनेट किसे कहते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कल, अगर 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं तो उसे कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। और अगर नेटवर्कों का नेटवर्क जोड़ दिया जाए, मतलब कई सारे कंप्यूटर नेटवर्क को आपस में कंबाइन कर दिया जाए, तो उसे कहा जाता है इंटरनेट। और ये वैन का उदाहरण है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किसका एग्जाम्पल है। वाइड एरिया नेटवर्क। कल हम लोगों ने देखा था कि इसका जो है फिजिकल एरिया कितना लंबा और चौड़ा हो सकता है, यानी कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट या पूरे विश्व में फैला हो सकता है। यही हमारा वैन, और इंटरनेट भी इसी का एग्जाम्पल है। तो नेटवर्क, कई सारे नेटवर्कों का जो जाल होता है उसी को इंटरनेट कहते हैं। तो एक बार इसका डेफिनीशन देखते हैं। यह नेटवर्कों का नेटवर्क है जो लाखों पब्लिक और प्राइवेट, शैक्षणिक, औद्योगिक तथा सरकारी नेटवर्कों को सारे विश्व में विस्तार करता है। तो ये चीज़ हम लोग देख लिए हैं। इसका यूज काफ़ी ज़्यादा पब्लिकली भी इस समय हो ही रहा है, और एजुकेशन पर्पज़ से, इंडस्ट्रियल पर्पज़ से, हर जगह पे इसका यूज हो रहा है इंटरनेट का। अच्छा, यह टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए डेटा को पैकेट स्विचिंग के द्वारा आदान प्रदान करता है। तो टीसीपी और आईपी क्या है? तो टीसीपी होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसका फुल फॉर्म ही कई बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी का फुल फॉर्म होता है। तो ये इसी के द्वारा जो है डेटा का आदान प्रदान होता है, किसमें? इंटरनेट में होता है। और प्रोटोकॉल, कल मैंने बताया था कि प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल होता है कि कुछ रूल्स का एक ग्रुप होता है, जिसके थ्रू हम लोग उसी रूल के अंतर्गत ही डेटा और इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज करते हैं। अच्छा, इंटरनेट को चलाने के लिए या कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए, जो कि हमारा सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है, उससे जोड़ने के लिए हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी, इसका ही फुल फॉर्म पूछा जाता है। आईएसपी की सेवा लेनी पड़ती है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है? जैसे हमारा जियो हो गया, एयरटेल हो गया, ये सब कौन है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है हमारे। तो हमें इनका जो है सेवा लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है, एक फैक्ट है कि भारत में इंटरनेट सेवा कब आरंभ हुई थी? तो 15 अगस्त 1995 में विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा आरंभ किया गया था। तो ये बस जानकारी के लिए मैंने बता दिया कि इंडिया में ये कब आया था, और एग्जाम में शायद ही इससे क्वेश्चन पूछे, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, बस आपके जानकारी के लिए मैंने इसको बता दिया है। नेक्स्ट देखते हैं www। तो लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब। इसका फुल फॉर्म ही पूछा जाता है कि वर्ल्ड वाइड वेब, www का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? जानकारी युक्त पेजों का विशाल संग्रह होता है जो एक दूसरे से जुड़ा है, जिसे वेब पेज कहते हैं। तो आप यहाँ पे इसके डेफिनीशन में ही देख रहे हैं कि ये जानकारी या इंफॉर्मेशंस का एक बहुत बड़ा बंच ऑफ, ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन का एक तरह से कह सकते हैं कि अड्डा है या ठिकाना है। इसके विपरीत जब हम लोग इंटरनेट देखे थे, तो इंटरनेट क्या था? इंटरनेट में हम लोग कम्युनिकेशन के लिए, डेटा और इन्फॉर्मेशन के कम्युनिकेशन के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स का यूज कर रहे थे, यानी एक मीडियम प्रोवाइड कराता है इंटरनेट। तो इंटरनेट के थ्रू ही हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब का यूज कर पाते हैं। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। वेब पेज HTML भाषा में लिखा होता है, जो कंप्यूटर में प्रयुक्त एक भाषा है। तो HTML
क्या होता है, HTML का यूज किया जाता है वेब पेज बनाने में। और वेब पेज क्या होते हैं, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका यूज कहाँ होता है, मैंने बता दिया, वेब पेज बनाने में। ये 2 क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है हमारा द वर्ल्ड वाइड वेब और वेब, इसको केवल वेब भी कहा जाता है फॉर शॉर्ट। और सिंपली वेब इज ए मैसिव कलेक्शन ऑफ डिजिटल पेजेस टू एक्सेस इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। तो इंटरनेट हम लोग बस एक चलाने के लिए या नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए है, और जो वर्ल्ड वाइड वेब है इंफॉर्मेशन हमको ये प्रोवाइड करा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, द वेब यूजेज द HTTP प्रोटोकॉल टू ट्रांसमिट डेटा एंड अलाउज एप्लीकेशंस टू कम्युनिकेट इन ऑर्डर टू एक्सचेंज बिजनेस लॉजिक। तो वेब में कौन सा, वेब मतलब www कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है, HTTP यूज करता है। ये चीज़ याद रखिएगा, ये दोनों एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि इंटरनेट के लिए TCP और IP था, और www के लिए क्या था, HTTP, और बाद में इसको जो है HTTPs भी कहा गया, और यस का मतलब यहाँ पे सिक्योर हो गया। तो ये चीज़ हम लोग आगे अभी देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, हाइपर लिंक किसे कहते हैं। हाइपर लिंक किसे कहते हैं, हर लिंक किसी दूसरे पेज को इंगित करता है। तो हाइपर लिंक को सिर्फ लिंक भी कहते हैं। जब हम लोग वेब पेज ओपन करते हैं या कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, तो वहाँ पे ढेर सारे ऐसे लिखे रहते हैं जो भी चीज़ें, जिसको हम लोग टच करने के बाद अलग पेज पे चले जाते हैं, वही हमारा हाइपर लिंक कहलाता है। फॉर एग्जांपल, आपने KVS एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए KVS की वेबसाइट खोली, उसके बाद वहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कि डाउनलोड योर एडमिट कार्ड, तब आप इस पर क्लिक करते हैं, और इस पर क्लिक करने पे एक नया पेज खुल जाता है, और इस पेज में आता है कि आपको अपनी एप्लीकेशन नंबर डालना होगा या रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, उसके नीचे पासवर्ड डालना होगा। उसके बाद फिर जैसे क्लिक करते हैं तो अगला पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो शो हो रहा था डाउनलोड योर एडमिट कार्ड, इस पर जब आप क्लिक किए तो नया पेज खुल गया। तो इसी यहाँ पे जो लिखा है डाउनलोड योर एडमिट कार्ड, इसी को कहा जा रहा है ये हाइपर लिंक है। यानी एक ऐसा लिंक जिसको टच करने से एक नया वेब पेज ओपन हो जाता है, उसी को हाइपर लिंक कहते हैं। ये डेफिनीशन हाइपर लिंक की कई बार एग्जाम में पूछी गई है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, मैंने समझा दिया है, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, हर लिंक किसी दूसरे पेज को इंगित करता है, और जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा ब्राउज़र लिंक से जुड़े पेज को उपलब्ध कराता है, मतलब नेक्स्ट पेज पे चला जाता है। मैंने इसको अच्छे से समझा दिया है, अब आपको भूलेगा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं URL क्या होता है। URL होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो URL एक तरह से एड्रेस होता है किसी भी चीज़ का, ये किसी भी वेबसाइट का एड्रेस है, वहाँ पर पहुँचने का, इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का। तो URL का फुल फॉर्म पूछा जाता है, सबसे पहली चीज़ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यह इंटरनेट पर किसी भी संसाधन का पता देने के लिए एक स्टैंडर्ड तरीका है। तो ये एक स्टैंडर्ड मेथड है किसी भी वेबसाइट का एड्रेस देने के लिए या वहाँ तक पहुँचने के लिए। अच्छा, यह इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं का पता बताता है तथा उस सूचना के प्रोटोकॉल एवं डोमेन नाम को भी दर्शाता है। तो ये चीज़ें अभी हम लोग आगे देखेंगे कि डोमेन नेम और ये सब क्या चीज़ें हैं, तो ये चीज़ आगे देखेंगे। तो हम लोग एक तरह से ऐसे देखते होंगे कैसे वेबसाइट लिखी जाती है, ऐसे लिखा रहता है URL/HTTP या फिर S भी लिखा रहता है कभी कभी। उसके बाद हमारा जो है जैसे www.google.com ऐसे करके लिखा रहेगा, google.com। तो ये देखिए यहाँ HTTP आ गया, ये हमारा प्रोटोकॉल हो गया, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। S जुड़ा है तो सिक्योर भी हो गया। तो ये हमारा है किसके लिए, www को एक्सेस करने के लिए, यानी वर्ल्ड वाइड वेब के जो पेजेज हैं या वेबसाइट्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए ये ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज होता है। और URL क्या बता रहा है, ये बता रहा है इसके एड्रेस को। तो अब आगे चलते हैं हम लोग। वेब ब्राउज़र क्या होते हैं, या ब्राउज़र वेब। तो वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। तो कुछ प्रमुख वेब ब्राउज़र निम्नलिखित हैं। तो हम लोगों ने देखा कि www का यूज करके वेबसाइट बनाई गई, वेबसाइट में वेब पेजेज हैं, और उसी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए हमें HTTP का यूज करना पड़ता है, तब हम लोग वहाँ तक पहुँच पाते हैं। यानी इसी प्रोटोकॉल का यूज करके हम लोग वहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन वहाँ तक पहुँचाता कौन है हमको, उसी को हम लोग वेब ब्राउज़र कहते हैं। तो वेब ब्राउज़र का एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा हुआ था, इनमें से कौन से वेब ब्राउज़र हैं,
और कौन से इसमें से सर्च इंजन है। तो यहाँ पे मैंने कुछ वेब ब्राउज़र के नाम लिख दिए हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर, सेकंड है नेटस्केप नेविगेटर, थर्ड है हमारा क्रोम जो कि सबसे ज़्यादा इस समय यूज हो रहा है, क्रोम आप देखे होंगे गूगल का है ये। उसके बाद मॉजिला फायरफॉक्स, ये भी बहुत लोग देखे होंगे जो पीसी यूज करते होंगे। नेक्स्ट है हमारा ओपेरा, अभी भी यूज होता है, पहले बीच में एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चलता था ओपेरा मिनी। उसके बाद NCSA मोजैक, तो मोजैक ऐसे लिख कर आ जाएगा कि ये क्या है, सर्च इंजन है या फिर वेब ब्राउज़र है, क्या है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे टिक करनी है। अच्छा, फिर एक है सफारी। तो इतने सारे हमारे सर्च इंजन हैं, इनके नाम एक बार देख लेंगे तो भूलेगा नहीं, और एग्जाम में पूछेगा कि ये एंटीवायरस हैं कि क्या हैं, ये सारे नाम ऐसे मिक्स करके इसी में से दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सर्च इंजन किसे कहते हैं। तो सर्च इंजन वर्ल्ड वाइड वेब पर इंफॉर्मेशन की खोज करने के लिए विशेषीकृत प्रोग्राम है जो स्पेसिफाइड कीवर्ड के अनुसार डॉक्यूमेंट को सर्च करता है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, गूगल, बिंग और याहू, तीनों का नाम याद रखिएगा, गूगल, बिंग और याहू तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है। तो सर्च इंजन है क्या एक्चुअली में, ये तो डेफिनीशन इसका बुक में लिखा हुआ हो गया। सर्च इंजन वो इंजन है जो हम लोग मोबाइल या पीसी में यूज करते हैं इंटरनेट पे किसी भी इंफॉर्मेशन को खोजने के लिए। यहाँ पे हम लोग वेबसाइट खोजने की ज़रूरत नहीं है, हम बस यहाँ पे लिख रहे हैं कि एक कीवर्ड लिख रहे हैं जो भी हमें सर्च करना है। मान लीजिए हमें कंप्यूटर सर्च कर रहे हैं, सर्च इंजन में गए, गूगल में लिखे कंप्यूटर, यहाँ हम वेबसाइट नहीं देख रहे हैं, हम बस कंप्यूटर को सर्च कर रहे हैं, कीवर्ड से सर्च कर रहे हैं, और उसी कीवर्ड से जितने भी उसके रिजल्ट हैं या इन्फॉर्मेशन है वो सर्च इंजन वहाँ से ढूंढ करके हमें दिखाएगा कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं इंटरनेट पे। तो उसी को सर्च इंजन कहा जा रहा है। और सर्च इंजन एक तरह समझ लीजिए ब्राउज़र के अंतर्गत ही काम कर रहा है। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए आपको एक स्कूल तक जाना है, आपने एक ऐसे स्कूल में एडमिशन लिया जहाँ आप कभी गए नहीं हैं, बस आपने ऑनलाइन एडमिशन ले लिया है, अब आपको वहाँ पर पहुँचना है। तो वहाँ जाने का जो रास्ता है वो हमारा प्रोटोकॉल है, किस किस रूट से हमें होकर जाना है वो प्रोटोकॉल हो गया। और किस व्हीकल पे बैठ के जाना है, मान लीजिए कोई बस स्पेशल जाती है जो आपकी स्कूल तक जाती है, तो वो क्या हो गया, हमारा वेब ब्राउज़र हो गया जो हमें यहाँ तक लेकर जा रहा है, हमारे डेस्टिनेशन तक लेकर जा रहा है। अच्छा, उसके बाद सर्च इंजन क्या हुआ, मान लीजिए स्कूल के अंदर गेट पे आप पहुँचे, अब आपको अपना क्लास खोजना है, तो आप वहाँ पे जो गार्ड बैठा रहता है उसको आप बताते हैं कि हमें फला क्लास में जाना है, कैसे जाना है, तो वो सर्च इंजन का काम कर रहा है आपका गार्ड, वो आपको ले जाके वहाँ पे पहुँचा रहा है। तो वो कई सारे आपको दिखाएगा कि हाँ थर्ड क्लास के जो है यहाँ पे सारी क्लासेस चल रही हैं, आप यहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। तो ये हमारा सर्च इंजन हो गया। तो ये सारे डिफरेंस याद रखिएगा, मैंने अच्छा सा एग्जांपल दे करके आपको समझाने की कोशिश किया है और आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा NCERT का भी देख लेते हैं कि क्या इसमें मैं अपडेट करना चाह रहा था। तो कुछ डेफिनीशंस हैं जो स्पेसिफिक लैंग्वेज में लिखी हुई हैं और हो सकता है एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछ ले, क्योंकि NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो देखते हैं पहले इसमें इंटरनेट के बारे में क्या लिखा है। इंटरनेट इज़ द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेज इंक्लूडिंग डेस्कटॉप, लैपटॉप, सर्वर्स, टैबलेट, मोबाइल फोन्स, अदर हैंडल डिवाइसेज लाइक प्रिंटर्स, स्कैनर्स, राउटर्स, स्विचेज, गेटवेज। तो इन सब के कंबाइंड कॉम्बिनेशन को इंटरनेट कहा जा रहा है। यहाँ पे NCERT में ऐसा डेफिनीशन इंटरनेट का लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें www का कैसा डेफिनीशन लिखा हुआ है ये भी देख लेते हैं एक बार। द वर्ल्ड वाइड वेब और वेब इन शॉर्ट में इसको वेब भी केवल कह सकते हैं, इज एन ओशियन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रिलियंस ऑफ इंटरलिंक्ड वेब पेजेज एंड वेब रिसोर्सेज। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये समुद्र है, ज्ञान का समुद्र है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब, या इंफॉर्मेशन का समुद्र है जहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ इंटरलिंक्ड वेब पेजेज, यहाँ पे वेबसाइट्स बने हुए हैं। तो इसका डेफिनीशन ये लिखा गया है। और नेक्स्ट है द रिसोर्सेज ऑन द वेब कैन बी शेयर्ड और एक्सेस थ्रू द इंटरनेट। तो इंटरनेट के जरिए ही हम लोग इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे वर्ल्ड वाइड वेब हैं इसको हम लोग कैसे एक्सेस कर पाते हैं, इंटरनेट की सहायता से। और इंटरनेट किस प्रोटोकॉल पे काम करता है, TCP और IP, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए कुछ और फैक्ट देख लेते हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे सर टिम बर्नर्स ली, इन्होंने ही WW की खोज की थी। अच्छा, ए ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट इन्वेंटेड द रिवॉल्यूशनरी वर्ल्ड वाइड वेब
इन 1990। तो एनसीईआरटी में ईयर 1990 दिया है, कहीं कहीं पे 1989 भी कहा जाता है कि इस साल में सर टिम बर्नर्स-ली ने www की खोज की थी बाय डिफाइनिंग 3 फंडामेंटल टेक्नोलॉजीज दैट लीड टू क्रिएशन ऑफ वेब। तो ये 3 बेसिक टेक्नोलॉजी क्या क्या थी जिसके बेस पे www का आविष्कार किया इन्होंने, टिम बर्नर्स-ली। इनका नाम याद रखिएगा, ये बहुत ही महान व्यक्ति थे और वो कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा कि कैसे इन्होंने रॉयल्टी फ्री जो है इसको एक्सेस दे दिया सबको और ये फ्री हमारे लिए अवेलेबल हो गया। इन्होंने इसका कोई भी रॉयल्टी चार्ज नहीं लिया, भले ही इन्होंने इसका आविष्कार किया था, तो इन्होंने इसको पब्लिकली अवेलेबल कर दिया फ्री में वो भी। तो देखते हैं, सबसे पहला था HTML, सेकंड था URI जिसको हम लोग URL भी कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और तीसरा था HTTP। तो हम लोग NCERT के थ्रू यहाँ से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ से आपको एक कनेक्शन दिखाई दे रहा होगा इंटरनेट का और www का। तो HTML हम लोगों ने देख लिया, जो भी हमारे वेब पेज डिज़ाइन होते हैं, इट इज़ ए लैंग्वेज विच इज़ यूज टू डिज़ाइन स्टैंडर्डाइज्ड वेब पेजेस। तो वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए ये लैंग्वेज यूज होता है HTML, सो दैट द वेब कंटेंट्स कैन बी रेड एंड अंडरस्टूड फ्रॉम एनी कंप्यूटर। तो किसी भी कंप्यूटर के थ्रू हम लोग इसको रीड कर सकते हैं, इसीलिए HTML का यूज किया जाता है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एवरी वेब पेज इज डिजाइंड यूजिंग HTML। तो इस पॉइंट को एकदम स्टार मार्क कर लीजिएगा, इसलिए मैंने NCERT का पॉइंट यहाँ पे ऐड किया हुआ है ताकि ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है डायरेक्ट उठा करके। URI, ये भी देखिए NCERT में एक टर्म ये भी मेंशन है URI, जिसको हम लोग URL पढ़ते हैं उसको URI भी कहते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या होता है? तो इट इज़ ए यूनिक एड्रेस और ए पाथ फॉर ईच रिसोर्स लोकेटेड ऑन द वेब। इट इज़ आल्सो नोन एज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो वही चीज़ है जो हम लोग देखे थे कि URL हमारा एक एड्रेस होता है किसी भी वेबसाइट का, तो वही चीज़ ये भी बता रहा है। तो एक नया टर्म हमें मिला है URI, तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है URI। अच्छा, HTTP क्या होता है? और ये HTTPS भी हो सकता है। उस टाइम पे HTTP था, अब मॉडिफाइड वर्जन में सिक्योर जुड़ गया है उसके साथ में। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इट इज़ ए सेट ऑफ रूल्स विच इज़ यूज टू रिट्रीव लिंक्ड वेब पेजेज अक्रॉस द वेब, द मोर सिक्योर एंड एडवांस वर्जन ऑफ HTTPs। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ था कि नहीं, आपके प्रीवियस ईयर में कराया हूँ, अगर आप देखे होंगे वीडियो तो वहाँ एस का मतलब पूछा था कि इसका मतलब क्या होता है। तो एस का मतलब यहाँ सिक्योर है और बाकी जो पीछे का फुल फॉर्म है वो सेम है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और यहाँ पे सिक्योर मतलब ये सिक्योर्ड वेबसाइट के लिए यूज किया जाता है, सिक्योर्ड इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स मैं ऐड करना चाह रहा था NCERT के, ताकि आपको जो है कहीं से भी दिक्कत ना हो। एक चीज़ और है इसमें, डोमेन नेम सिस्टम, ये क्या होता है? DNS फुल फॉर्म पूछा जाता है, DNS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसको तो बहुत लोग रट लेते हैं, लेकिन NCERT में दिया है तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, हो सकता है इसका भी डेफिनीसन पूछ सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड किया हुआ है। तो एवरी डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट हैज़ एन IP एड्रेस। कल हम लोगों ने IP एड्रेस के बारे में अच्छे से देखा था, IPv4 देखा था, IPv4 और IPv6, लेटेस्ट वर्जन IPv6 था, IPv4 एंड IPv6 ये हम लोग कल देख चुके थे। ये 32 बिट का था। एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर द IP एड्रेस ऑफ डिफरेंट वेबसाइट एज दे आर इन टर्म्स ऑफ नंबर और स्ट्रिंग्स। तो मान लीजिए ये इसका IP एड्रेस है किसी भी डिवाइस का, तो हम लोग देखे थे IP एड्रेस किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क से जो भी डिवाइसेज जुड़ी होती हैं उनको एक यूनिक नंबर दिया जाता है, इसी को हम लोग IP एड्रेस कह रहे थे। कल हम लोगों ने इसको देखा था, और ये ऐसे 8 बिट टोटल 32 बिट के होते हैं IPv4 में। और अगर कल की वीडियो ध्यान से देखें तो कमेंट करके बताइए कि IPv6 में कितने बिट का एड्रेस होता है। तो इसको याद कर पाना तो बड़ा मुश्किल हो गया हमारे लिए कि हमें किसी से कम्युनिकेशन करना है कंप्यूटर से, तो पता चल रहा है कि हमें उसका IP एड्रेस याद होना चाहिए, तब तो हम वहाँ तक पहुँच पाएँ। तो ये एक समस्या वाला सवाल हो गया। तो यहीं पे आया DNS का कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या आया, हाउ एवर इट इज़ ईजियर टू रिमेंबर नेम्स एंड देयर फॉर ईच कंप्यूटर सर्वर होस्टिंग ए वेबसाइट या वेब रिसोर्स इज गिवन ए नेम अगेंस्ट इट IP एड्रेस।
तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एनसीईआरटी में भी यही एग्जांपल दिया था कि मोबाइल नंबर है, आपको किसी को कॉल करना है तो आप या तो मोबाइल नंबर 10 अंकों का याद रखिए सबका, फिर उसको टाइप करके उसको मिलाइए, या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि उसका मोबाइल नंबर उसके नाम से सेव कर सकते हैं कि उसका नाम क्या है जिसको आपको कॉल करना है। तो आप मोबाइल में जाते हैं, उसका नाम सर्च करते हैं, उसको कॉल कर देते हैं। लेकिन क्या एक्चुअल में आपका मोबाइल नाम से काम करता है या उसके फ़ोन नंबर से काम करता है? तो उसके फ़ोन नंबर से चलता है, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए उसको एक नाम दे देते हैं ताकि हमें ये चीज़ याद ना करनी पड़े, 10 अंकों का नंबर। इसी तरह से कंप्यूटर में भी है, आईपी एड्रेस को याद करना काफ़ी मुश्किल है, देख ही रहे हैं आप। लेकिन उसका अगर एक नाम दे दिया जाए पर्टिकुलर, तो वो उसका डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा और इसी से हमें वो नाम याद हो जाएगा। फॉर एग्जांपल गूगल का लिखने से अच्छा है कि जैसे मान लीजिए गूगल का, इसी को मान लीजिए गूगल का हमारा आईपी एड्रेस हो गया उसके सर्वर का, तो हम लोगों को पहुंचने के लिए ये आसान है कि ये लिख देना आसान है कि www.google.com, ये आसान होगा इन कंपैरिजन टू ये नंबर टाइप करना। हमें सबका नंबर तो याद नहीं है, तो इस तरह से हम लोग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए डोमेन नेम सिस्टम का कॉन्सेप्ट लेकर आए। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, इसको यूज करने के लिए एक डीएनएस सर्वर भी आ गया, क्योंकि मैंने बताया कि इंटरनेट तो केवल आईपी एड्रेस पे काम कर रहा है। आप आईपी एड्रेस डालेंगे तभी वो वहाँ तक पहुँचेगा, नहीं तो वहाँ पता ही नहीं चलेगा। तो डीएनएस सर्वर क्या करता है कि डोमेन नेम होता है जो उसके जितने भी आईपी एड्रेस हैं उसको सेव किया रहता है। जितने भी डोमेन हमारे होते हैं सबका आईपी एड्रेस उसके पास सेव होता है। तो जैसे आप गूगल का लिखे www.google.com, तो उसके सर्वर तक जाने के लिए, या मान लीजिए चैट कर रहे हैं वहाँ तक जाने के लिए क्या होता है, उसमें डीएनएस सर्वर क्या करता है, इसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर लेता है जो भी उसका आईपी एड्रेस है। तो डीएनएस सर्वर का बस इतना सही काम था कि वो उसको ओरिजिनल फॉर्म में आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर लेता है। तो एक बार लैंग्वेज देख लेते हैं कि क्या है इसका। इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग आईपी एड्रेसेस वी असाइन ए डोमेन नेम टू ईच आईपी, बट टू एक्सेस ए वेब रिसोर्स ए ब्राउजर नीड्स टू फाइंड आउट द आईपी एड्रेस। मैंने बताया आईपी एड्रेस ज़रूरी है करस्पॉन्डिंग टू द डोमेन नेम जो कि हम लोग इंटर करते हैं। ठीक, कन्वर्जन ऑफ द डोमेन नेम ऑफ ईच वेब सर्वर टू इट्स करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस इज कॉल्ड डोमेन नेम रिजोल्यूशन। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डोमेन नेम रिजोल्यूशन। इट इज़ डन थ्रू सर्वर, जिसको हम लोग डीएनएस सर्वर कहते हैं। तो मैंने आपको एक इजी एग्जांपल में बता दिया कि जो भी हमारा नाम होता है किसी वेबसाइट का, उसका एक आईपी एड्रेस है, उस आईपी एड्रेस का कन्वर्जन कौन देख रहा है, डीएनएस सर्वर देख रहा है। और डीएनएस सर्वर मेंटेन्स ए डेटाबेस, ये एक डेटाबेस मेंटेन करता है ऑफ डोमेन नेम्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने ये छोटा सा टॉपिक एनसीईआरटी से इंक्लूड किया हुआ है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ए डीएनएस सर्वर मेंटेन्स ए डेटाबेस ऑफ डोमेन नेम्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस। अच्छा, कुछ डोमेन नेम देख लेते हैं, एग्जाम में इससे भी क्वेश्चंस बने हुए हैं। जैसे .com किस लिए यूज होता है, ये कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज होता है। .gov किस लिए यूज होता है, सरकारी संस्था के लिए यूज होता है, गवर्नमेंट इसका फुल फॉर्म हो गया। EDU एजुकेशन, शैक्षिक संस्था के लिए हो गया। इन का मतलब हो गया भारत यानी इंडिया। तो इंडिया की गवर्नमेंट का कोई भी वेबसाइट आप देखते होंगे तो, या ऐसे भी कोई वेबसाइट होगी तो उसमें .in लिखा रहता है, तो वो समझ लीजिए इंडिया का हमारा वेबसाइट है। .org ऑर्गेनाइजेशन को शो करता है, .net नेटवर्क को शो करता है। इसी तरह से .acro एविएशन को शो करता है, .biz यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को शो करता है, और .mil मतलब मिलिट्री को रिप्रेजेंट करता है। अब एक टर्म ये भी पूछा जाता है कि FTP, हालांकि इसका वर्क नहीं पूछता है, बस इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है कि ये FTP क्या होता है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि FTP का यूज क्या है। इसका तो फुल फॉर्म याद हो जाएगा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका यूज होता है अपलोड द फाइल्स ऑन द वेबसाइट। तो वेबसाइट से आप लोग इन्फॉर्मेशन तो ले लेते हैं आसानी से वेब ब्राउज़र के थ्रू, लेकिन अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ इनपुट करनी है वेबसाइट पे तो उसके लिए FTP प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो आज की ख़त्म हुई। इसका एक वीडियो और आएगा साइबर सिक्योरिटी पे, जिसमें हम लोग बाकी बचे हुए इसके कॉन्सेप्ट पूरे कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।